हेलो देश के सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से एक वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें आपको एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी जो कि होगी बेसिकली सीबीएसई बेस्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 10th के फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसके नाम के बारे में डिस्कस करना शुरू करता हूँ। थोड़ा बहुत उसके नाम के बारे में डिस्कस करता हूँ। और होता क्या है इस चैप्टर के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस चैप्टर को जब भी मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ इस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कुछ बताने के लिए, तो वो क्या करते हैं ना, एक रटी रटाई डेफिनेशन जो भी उन्होंने कहीं से रट ली है या किसी ने उसे उन्हें रटवा दी है, वो उस रटी रटाई डेफिनेशन को मुझे चेपने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताओ तो वो क्या बोलते हैं, ऑल दोज प्रोसेसेस विच हेल्प्स to maintain or sustain life are called हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस है ना। और उसके बाद क्या करते हैं वो हमारे पास मुझे 4 प्रोसेसेस के नाम नाम बताना शुरू कर देते हैं। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन है ना। रेस्पिरेशन जो कि आंसर सही है ना, आंसर में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें ये मतलब ही नहीं पता कि एक्चुअल में ये 4 प्रोसेसेस ही क्यों लाइफ प्रोसेसेस है। हमारे पास क्या है कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ग्रोथ होती है, कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी भी तो प्रोसेसेस हैं। इन सब में क्या कमी है कि ये सब लाइफ प्रोसेसेस नहीं बन पाई। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस है। ये सभी हमारे पास क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये चारों लाइफ प्रोसेसेस हैं, पर ये हमारे पास इनमें से एक भी लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो इनमें ऐसी क्या कमी है जो ये सब फुलफिल कर रही है, ये नहीं फुलफिल कर पा रही, जिसकी वजह से ये सब तो लाइफ प्रोसेसेस बन गई, लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इनका नाम कहीं पर भी नहीं आता। तो ये इनमें क्या कमी है ना, उसके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी जो हमारे पास मैंने 4 नाम लिखे हैं यही लाइफ प्रोसेसेस क्यों हैं, बाकी हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करें, थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं ताकि आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बनेगा ना, वैसे वैसे एक तरीके से आपको एक तो अच्छे से हमारे पास समझ आने लगेगा। दूसरी चीज़, बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे पास ये याद रहेगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जब भी मैं पूछता हूँ तो मुझे ये रटी रटाई चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता कि यही सब क्यों है ना। इन सब में क्या खास बात है, ये सब ही क्यों जो जिसकी वजह से हमारे पास एक तरीके से ये लाइफ प्रोसेस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन को कि ये सारी ही लाइफ प्रोसेसेस क्यों हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइफ को, है ना। हमें क्या करना है, लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि लाइफ क्या है, ताकि हमें ईज़ हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ फुलफ़िल कर रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास लाइफ की जिन्हें ये सब फुलफ़िल कर रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती है ना। और वैसे भी जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, वो तो स्टडी ऑफ लाइफ ही है। तो सबसे पहले लाइफ को ही स्टडी कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सब प्रोसेसेस ही लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम क्यों पढ़ते हैं, बाकियों को क्यों हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्यों नहीं पढ़ते। और हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं लाइफ के ऊपर कि एक्चुअल में लाइफ क्या है ना। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ लाइफ की। लाइफ, ठीक है। और यूजुअली होता क्या है कि जब भी मैं हेडिंग डालता हूँ लाइफ और पूछता हूँ कि लाइफ क्या है, तो एक ही जवाब सभी के मन में आता होगा कि लाइफ का मतलब जान, है ना। लाइफ का मतलब जान, कुछ लोग जीवन बोलेंगे, लाइफ का मतलब जीवन, लेकिन ये दोनों ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ को सिर्फ आपने ट्रांसलेट कर दिया, अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में अगर मुझे किसी को समझाना हो, मुझे किसी को डिस्क्राइब करना हो लाइफ के बारे में, तो मैं डिस्क्राइब कैसे करूँगा। वैसे ये तो नहीं बोल सकता ना लाइफ का मतलब जीवन। ठीक है, साइंटिफिक भाषा में ना माइथोलॉजिकली और हमारे पास रिलीजियसली तो डिफरेंट तरीके से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि साइंस की बात करें तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है लाइफ की, साइंटिफिक भाषा में अगर मुझे लाइफ को डिस्क्राइब करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा, है ना।
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो था क्या कि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे भी लाइफ का मतलब नहीं पता था। और यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को जब लाइफ का मतलब नहीं पता होता या किसी भी चीज़ का मतलब नहीं पता होता, लाइफ का क्या किसी भी चीज़ का मतलब नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं, अपनी मदर के पास जाते हैं। ऑफकोर्स है ना, हर किसी की यही आदत होती है बच्चे की कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करते हैं, अपनी मदर के पास जाते हैं। मैं भी अपनी मदर के पास गया और अपनी मदर से क्या पूछा कि मदर, मम्मी ना, मदर तो नहीं ऑफकोर्स, मम्मी लाइफ क्या है, लाइफ क्या है ना, लाइफ क्या चीज़ है, मुझे समझाओ इसके बारे में, लाइफ क्या चीज़ है, मुझे समझना है। मेरे पेपर में आएगा लाइफ प्रोसेसेस, तो मुझे समझाओ कि लाइफ क्या है ताकि मैं आगे पढ़ सकूँ, है ना। और मम्मी वही यूजुअल आंसर जो सभी देते हैं कि लाइफ का मतलब जान। अब ये चीज़ मुझे मालूम थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये तो मुझे मालूम है ना, ये बच्चों वाली डेफिनेशन मुझे मत दो, आप तो मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अच्छे से समझाओ लाइफ के बारे में, डिस्क्रिप्शन दो मुझे इसकी, डिस्क्राइब करो, मुझे इसका पूरा मतलब समझना है, मुझे इसे समझना है कि एक्चुअल में है क्या, मुझे लाइफ प्रोसेसेस को समझना है, तो सबसे पहले मुझे लाइफ को समझाओ, है ना। और मम्मी कन्फ्यूज़ हो गई, है ना, क्योंकि मम्मी को तो साइंस आती नहीं थी, है ना, मम्मी ने तो साइंस पढ़ी नहीं थी, तो मम्मी कन्फ्यूज़ हो गई। और कन्फ्यूज़ होकर मम्मी ने थोड़ी देर मुझे टालना शुरू कर दिया। और जब भी बच्चे को ऐसे टालना शुरू करो ना, तो क्या करता है, और उत्सुकता में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लग जाता है ना। मैंने भी क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। अब मेरी मम्मी कन्फ्यूजन से इरिटेट हो गई, है ना, इरिटेशन में आ गई, और उन्होंने उठाई चप्पल और देख के मारी मेरे सिर पे, है ना और एकदम हेडशॉट मारा रिलैक्सो की चप्पल का, और निशान पड़ गया मेरे सिर के ऊपर, क्योंकि रिलैक्सो की चप्पल ज़्यादा मोटी होती है, तेज़ भी लगती है ना। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, चप्पल उठाई और हेडशॉट मारा मेरे, और मुझसे पूछा कि दर्द हुआ। मैंने कहा ऑफकोर्स सी बात है, दर्द हुआ, है ना, दर्द तो होना ही था, किसी की भी चप्पल लगेगी और वो भी रिलैक्सो की, है ना, ऑफकोर्स, तो दर्द तो होना ही है। तो मम्मी ने पूछा कि ये दर्द हुआ क्यों, है ना। अगर मैं किसी पत्थर को चप्पल मारूं, किसी पत्थर को मारूं, या फिर एक तरीके से किसी चेयर को मारूं, किसी पंखे को मारूं, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, है ना, मारूं, दरवाजे को मारूं, तो उसे तो दर्द नहीं होगा। क्यों, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही दर्द हुआ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर क्या थी, लाइफ थी, है ना। मम्मी ने जवाब दिया कि तेरे अंदर क्या, हमारे पास लाइफ है, तो फील कर सकता है हमारे पास उन चीज़ों को, फील कर सकता है दर्द को, क्योंकि तेरे पास क्या है, लाइफ तुझे एबिलिटी दे रही है हमारे पास फील करने की। यानी मम्मी ने क्या कहा कि लाइफ मुझे क्या कर रही है, हमारे पास एबिलिटी टू फील दे रही है, एबिलिटी टू फील कर रही है, एबिलिटी टू फील करने की एबिलिटी दे रही है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो समझ आया आपको, सी बात है कि लाइफ मुझे एबिलिटी टू फील करने के लिए दे रही है, लाइफ की वजह से मैं फील कर पा रहा हूँ। लेकिन लाइफ का डिस्क्रिप्शन मम्मी ने भी नहीं दिया, है ना। मम्मी ने भी क्या करा, एक तरीके से लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर जो एबिलिटी टू फील है वो लाइफ की वजह से। और कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो मैं किसके पास गया, पापा के पास। और पापा क्या कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे। यूजुअली सभी के पापा हिसाब ही कर रहे होते हैं, है ना। तो मेरे पापा क्या कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे। और उनसे मैंने यही पूछा कि जान क्या होती है ना। ये नहीं पूछा कि लाइफ क्या होती है, क्योंकि लाइफ क्या होती है इसके ऊपर तो चप्पल खा चुका हूँ मैं पहले से। तो मैंने उनसे क्या पूछा कि जान क्या होती है ना। और उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि देख, मैं हिसाब कर रहा हूँ, मैं हिसाब कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ। ये जो एबिलिटी टू थिंक मेरे पास है वो किस वजह से है, क्योंकि मेरे पास लाइफ है। लाइफ मुझे क्या कर रही है, एबिलिटी टू थिंक दे रही है, एबिलिटी टू थिंक दे रही है। थिंक दे रही है, ठीक है। थिंक करने की जो मेरे पास एबिलिटी है वो किस वजह से है, क्योंकि मेरे पास लाइफ है, ठीक है, सही है ना। एबिलिटी टू थिंक मेरे पास क्या कर रही है, मेरे पास लाइफ दे रही है। मेरे पास फील करने की एबिलिटी लाइफ दे रही है, मेरे पास थिंक करने की एबिलिटी लाइफ दे रही है। फिर मैं गया अपने भाई के पास, है ना, क्योंकि पापा ने भी हमारे पास डेफिनेशन तो पापा ने भी नहीं दी, इसकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन तो पापा ने भी नहीं दी। पापा ने भी क्या करा, एक एबिलिटी समझा के मुझे छोड़ दिया, है ना। मैं किसके पास गया, फिर अपने भाई के पास। और भाई से जाके पूछा कि भाई लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जान क्या है ना। और मेरा भाई क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो किस वजह से खा पा रहा हूँ, मेरे पास जो एबिलिटी टू ईट है वो किसकी वजह से, हमारे पास लाइफ की वजह से। एबिलिटी टू ईट जो है वो लाइफ की वजह से, जीवन की वजह से। मेरे पास जान है, इस वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, ईट कर पा रहा हूँ। अगर मैं किसी पत्थर को या चेयर के सामने खाना रखूँ तो वो नहीं खा सकता, उसके पास नहीं है एबिलिटी टू ईट। क्यों, क्योंकि उसके पास लाइफ नहीं है। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि लिविंग थिंग्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खाने की, सूंघने की, सोने की, जागने की, थकने की, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, थिंक करने की, फील करने की, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसकी वजह से आती हैं, लाइफ। यानी लाइफ क्या कर रही है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लाइफ कोई चीज़ है, अभी मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, क्योंकि किसी ने भी नहीं समझाया क्या चीज़ है, लेकिन ये क्या कर रही है, मुझे लिविंग थिंग को क्या कर रही है, कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रही है, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रही है जो उन्हें क्या कर रही है, हमारे पास, जो हमारे पास एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है।
ठीक है, पत्थर के पास थोड़ी फील करने की एबिलिटी है, ईट करने की एबिलिटी है, थिंक करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के पास जो एबिलिटी नहीं है, लिविंग थिंग के पास है। और वो कौन दे रही है उन्हें हमारे पास? ये चीज़ लाइफ। ये क्या कर रही है हमारे पास? कौन दे रही है इसे? लाइफ। लेकिन लाइफ के बारे में मुझे ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रही है, मुझे नॉन लिविंग थिंग से कुछ हट गया, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ दे रही है। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया कि ये लाइफ है क्या, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो किसी ने भी नहीं दिया, डिस्क्राइब तो किसी ने भी नहीं करा, साइंटिफिक भाषा में इसे किसी ने भी नहीं समझाया। अब मैं किसके पास गया? जब भी यूजुअली इंसान मम्मी पापा दोस्तों सबसे थक हार गए बेसिकली कहाँ जाता है? भगवान के पास, है ना। जब सबसे थक हार जाता है तो किसके पास जाता है? भगवान के पास। तो मैं भी गया मंदिर में, है ना, वैसे भगवान के पास नहीं, है ना, तुम गलत में ले लेना कि मैं वैसे भगवान के पास चला गया, वैसे नहीं, मंदिर में, है ना, मंदिर में बेसिकली भगवान से मिलने के लिए गया। तो मंदिर में गया और मंदिर में विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखी थी, तो मैंने विष्णु भगवान जी की पूजा शुरू करी और मेरी पूजा से प्रसन्न हो गई। विष्णु भगवान जी क्या हुए? प्रकट हो गए, है ना। और प्रकट होते ही मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे उनसे बेसिकली यहाँ पास क्या करना है, कि क्या पूछना है ना, क्या चाहिए मुझे उनसे, जिसकी वजह से मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस लाइफ के बारे में बताओ, है ना, लाइफ की डिस्क्रिप्शन दो, मुझे लाइफ समझनी है। ठीक है, मेरे पेपर में आने वाला है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, मुझे क्या करना है? लाइफ के बारे में एक तरीके से समझना है, लाइफ को समझाओ मुझे, लाइफ क्या चीज़ है। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे लाइफ के बारे में समझाना शुरू करा। लाइफ के बारे में क्या करा हमारे पास? उन्होंने समझाना शुरू करा और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सबसे पहले क्या करा? कुछ सवाल करे, है ना। क्या सवाल करा? कि मुझे उन्हें क्या करना है? अपना नाम बताना है ना। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम क्या है? अभिषेक है। क्या नाम है हमारे पास? अभिषेक। अब उन्होंने कहा कि इस नाम को मुझे डिफ़ाइन करके बताओ, क्योंकि मैं डेफिनेशन कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस नाम को डिफ़ाइन करके समझाओ। अब किसी नाम को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने नाम को कैसे डिफ़ाइन करूँ। तो उन्होंने क्या कहा हमारे पास? यही सेम चीज़ तो लाइफ के साथ है। लाइफ भी हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है हमारे पास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइफ क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, पर ये इनडिफाइनेबल है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैं किसी को एक शब्द में या एक डेफिनेशन में किसी को लाइफ के बारे में समझाना चाहूँ तो मैं उसे समझा नहीं सकता। एक इनविजिबल चीज़ है जिसे मैं टच नहीं कर सकता, जिसे मैं फील नहीं कर सकता, जिसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और उसे क्या करती है? कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे पेरेंट्स ने बताई थी और मेरे भाई ने बताया था कि एबिलिटी टू फील, एबिलिटी टू थिंक, ये प्रॉपर्टीज़ मुझे लाइफ प्रोवाइड कर रही थी। और ये लाइफ क्या है? कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्या कर रही है? उन्हें ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग से हमारे पास क्या कर रहा है? अलग बना रहा है। जो जिंदा नहीं है जैसे पत्थर वगैरह, उनसे क्या कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग बना रहा है। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। लेकिन मैं उसे क्या कर सकता हूँ? छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको मैं एक तरीके से हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकता, इनडिफाइनेबल है ना। तो मैंने कहा कि अगर मुझे लाइफ को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता तो मैं लाइफ को समझूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि लाइफ को अगर मुझे समझना है ना तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? उनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? एक तरीके से उनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए। और मैंने उनसे पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम लाइफ को कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन कंसीडर करो कि जहाँ पर क्या हो कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, है ना, और वो क्या कर रहा है? आपके भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। अब आपको क्या करना है? उसे अपने भाई के बारे में कुछ समझाना है ना, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूँगा? कैसे अपने भाई के बारे में बताऊँगा? तो मैं कैसे बताऊँगा कि मेरे भाई के बाल क्या है हमारे पास? भूरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, नीले रंग के हैं। या मेरी भाई की जो आँखें हमारे पास लाल रंग की हैं, नीले रंग की हैं, हरी रंग की है, सफ़ेद रंग की, जो भी है हमारे पास, ऐसे डिस्क्रिप्शन दूंगा। यानी मेरे भाई के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। ठीक है, मैं भाई को तो नहीं एक तरीके से हमारे पास वहाँ पर एक डेफिनेशन तो नहीं चेप दूंगा, या मेरे भाई को डायरेक्टली लाकर तो मैं प्रेजेंट नहीं कर दूंगा। मेरा भाई वहाँ पर भी एक इनविजिबल चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा? उससे हमारे पास क्या कर दिया? अभी भी उसको जो सामने वाला पर्सन है, अभी भी उसे क्या है मेरे पास? मैंने जब उसे डिस्क्रिप्शन दिया अभी भी उसे कुछ नहीं पता मेरे भाई के बारे में। उसने मेरे भाई को हमारे पास नहीं देखा। उसके लिए मेरा भाई एक इनविजिबल चीज़ है ना। अभी उसने क्या करा? एक तरीके से उसे नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे डिस्क्रिप्शन दी कि मेरे भाई के बाल भूरे हैं, काले हैं, अब उसको क्या हो गया? थोड़ा बहुत समझ आने लगा मेरे भाई के बारे में। उसके माइंड में एक पिक्चर बनने लगी, है ना। और कैसे? जब मैंने उसके बारे में, अपने भाई के बारे में क्या करा? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देना शुरू करा। ऐसे ही लाइफ भी हमारे पास एक इनविजिबल चीज़ है जिसे मैं समझ नहीं सकता, जिसे मैं देख नहीं सकता,
सॉरी समझ तो सकता हूँ, जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं छू नहीं सकता, लेकिन इसे मैं समझ सकता हूँ। कैसे समझ सकता हूँ? इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के, है ना। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास सेल बेस्ड सिस्टम। लाइफ हमेशा क्या होती है, सेल सॉरी बेस्ड सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पास क्या है लाइफ की, अब मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ लाइफ की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैंने भगवान जी से पूछा, तो भगवान जी ने क्या करा, मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। जैसे मैं अपनी भाई को जब डिस्क्राइब कर रहा था तो मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो अब भगवान जी क्या कर रहे हैं हमारे पास, वो भी मुझे क्या करे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने मुझे क्या बताई कि लाइफ जो होती है ना, वो हमेशा सेल बेस्ड सिस्टम के अंदर ही पाई जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ के अंदर सेल नहीं है ना, सेल मतलब वो वाला सेल नहीं जो आप रिमोट में डालते हो, वो वाला सेल नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बने होते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चीज़ से बने होते हैं जिसे हम सेल बोलते हैं। अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो उसे सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, है ना। यहाँ पर मैं वो रिमोट वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बायो वाले सेल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास बायोलॉजी में हम सेल की बात करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये एक सेल बेस्ड सिस्टम होता है। जिसके अंदर सेल नहीं है उसके अंदर ये हमारे पास नहीं पाया जा सकता, ठीक है। मैं आसानी से मतलब एक तरीके से एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर लाइफ होने के चांसेस हैं। लेकिन एक पत्थर, स्टोन, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसके अंदर हमारे पास सेल्स नहीं होते, उसके अंदर हमारे पास सेल्स नहीं होते, तो उसके अंदर लाइफ नहीं हो सकती। यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास लाइफ की, कि सेल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, सेल्स होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास लाइफ की, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि जिस भी चीज़ के पास सेल बेस्ड सिस्टम होगा, जिस भी चीज़ के पास मेटाबॉलिज्म होगा, और तीसरी चीज़ जिस भी चीज़ के पास कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता हूँ। मान लो टेम्परेचर बढ़ा दो, मैं पसीना पसीना होने लग जाऊंगा। टेम्परेचर को कम कर दो तो मुझे ठंड लगने लग जाएगी, मैं ठिठुरने लग जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहा हूँ। और वो चेंजेस कैसे ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता हूँ। अगर एक पत्थर को मैं आग देना शुरू करूँ तो पत्थर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। ऐसे ही उसे अगर मैं ठंडा कर दूं तो ठंडा होने पर वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। एंड उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, ठीक है। तो जो सेंस करने की प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो उसे बोलते हैं कॉन्शियस होना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्शियस होना। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाना, क्या कर पाना, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाना, टू सेंस एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट को सेंस कर पाना, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, कॉन्शियस होना। क्या बोलते हैं हमारे पास, कॉन्शियस होना, सेंस कर पाना, और उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्स दिखाना। जैसे मैंने क्या करा, गर्मी को सेंस करा सबसे पहले, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्या दिखाया, पसीना पसीना होने लग गया। ऐसे ही जब मैं ठंड, बेसिकली ठंड मैंने अपने आसपास कर दी, ठंडा कर दिया अपने आसपास कमरे को, तो मैं क्या करने लगा, ठिठुरने लगा। तो ठंड को मैंने सबसे पहले सेंस करा और उसके खिलाफ क्या करा, एक रिस्पॉन्स दिखाया। इसे बोलते हैं कॉन्शियस होना, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना और फिर एक रिस्पॉन्स को शो करना, ठीक है। सेंस करना और शो, टू शो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को शो करना, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, एक तरीके से कॉन्शियस होना। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्शियस होना। तो मेरे भगवान जी ने क्या कहा कि लाइफ क्या होती है, हमेशा सेल बेस्ड सिस्टम के अंदर होती है। लाइफ के अंदर बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, ठीक है। सेल बेस्ड सिस्टम होना ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कॉन्शियस होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी चीज़ें इन तीन प्रॉपर्टीज़ को हमारे पास क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। वैसे तो ऊपर वाली दो ही चीज़ें काफ़ी होती हैं, लेकिन तीसरी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को
फुलफिल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनके अंदर क्या होती है हमारे पास लाइफ होती है, और जिनके अंदर लाइफ होती है उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या बताया लाइफ के बारे में कि लाइफ इनडिफाइनेबल है, यानी वो मुझे एक तरीके से लाइफ को दिखा नहीं सकते, लाइफ को हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी हमारे पास एक तरीके से लिविंग थिंग के अंदर होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक, है ना, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, अंदर प्रेजेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के, जो क्या करते हैं हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, जैसे फील करना, सेंस करना, ईट करना, ठीक है ना, ये सब प्रॉपर्टी क्या करती है प्रोवाइड करती है। ठीक है, और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली यहाँ पास लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे मैं उन्हें एक तरीके से लाइफ को और अच्छे से समझ सकता हूँ कि लाइफ क्या होती है, सेल बेस्ड सिस्टम के अंदर होती है, यानी सेल होना हमारे पास लाइफ के अंदर ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में समझाऊंगा, मेटाबॉलिज्म के बारे में अगला टॉपिक यही है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पर मैं पहले बाकी को समझा देता हूँ एक बार कि सेल बेस्ड सिस्टम होना हमारे पास ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस होना हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास होना ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ के अंदर लाइफ है, लाइफ अगर उसके अंदर है तो इन तीनों का हमारे पास होना ज़रूरी है, इसे ही बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से लाइफ। जो भी ऑर्गेनिज्म इन तीन चीज़ प्रॉपर्टी को हमारे पास फुलफिल करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या है हमारे पास लाइफ है, वो हमारे पास क्या है जिंदा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास और डिस्कस करते हैं लाइफ के बेसिस पर हमने चीज़ों को कैसे हमारे पास डिवाइड कर रखा है ना, लाइफ के बेसिस पर हमने चीज़ों को कैसे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैंने आपको लाइफ के बारे में समझाया, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल बेस्ड सिस्टम होना, मेटाबॉलिज्म होना, और हमारे पास इसका कॉन्शियस होना। ठीक है, तो लाइफ को अगर मैं एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ, एक स्टेटमेंट में, ठीक है, वैसे तो लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूँ इन कैरेक्टरिस्टिक्स से मैंने मेरे जो दिमाग में इमेज बनी है लाइफ की, अब उसे क्या कर रहा हूँ एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। डेफिनेशन नहीं है लाइफ की, है ना, लाइफ को मैंने जैसा कि लिखा इनडिफाइनेबल है, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लाइफ के बारे में। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसी से डेफिनेशन मत लिखना। ठीक है, बस ये एक स्टेटमेंट है, मैंने जो लाइफ के बारे में समझा, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसे एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, है ना, कि लाइफ क्या है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, लाइफ क्या है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेल बेस्ड सिस्टम है, लाइफ इज complex cell based system where chemical reactions, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, एक्चुअल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है ना, यहाँ पर आप मेटाबॉलिज्म भी लिख सकते हो, इसके बारे में मैं समझाऊंगा अभी डिटेल में, लेकिन अभी समझ लो कि मेटाबॉलिज्म को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लाइफ इज कॉम्प्लेक्स सेल बेस्ड सिस्टम वेयर केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन गोइंग जहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, कीप ऑन गोइंग टू सस्टेन and maintain ठीक है, मेंटेन इट, मतलब मैंने क्या बोला कि लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सेल बेस्ड सिस्टम है, और सेल के अंदर हमारे पास क्या होता रहता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और वो क्या करते हैं हमारे पास लाइफ को चलाते रहने की हमारे पास क्या करते हैं कोशिश करते रहते हैं, लाइफ को हमारे पास चलाते रहने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो खुद ही को चलाते रहने की हमारे पास क्या करता है कोशिश करता है बाय केमिकल रिएक्शंस, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो खुद को चलाने की कोशिश करती रहती है। ये चीज़ मुझे हमारे पास एक तरीके से इस टॉपिक से हमारे पास क्या हुई समझ में आई, लाइफ के बारे में मुझे ये समझ में आया कि लाइफ कॉम्प्लेक्स सेल बेस्ड सिस्टम है, यानी सेल का होना जरूरी है जिसमें हमारे पास कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, और वो मेटाबॉलिज्म क्या करता है हमारे पास हमें हेल्प करता है किसके अंदर लाइफ को सस्टेन करने में, किस में हेल्प करता है हमारे पास लाइफ को सस्टेन करने में। तो इतना नोट करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं कि लाइफ के बेसिस पर हमने चीज़ों को कैसे डिवाइड करा है ना। ठीक है, तो होता क्या हमारे यूनिवर्स के अंदर, क्या आपको पता है यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थिंग्स। ठीक है, थिंग्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर से कईयों के अंदर तो जान होती है, कईयों के अंदर तो हमारे पास क्या होता है लाइफ होती है, कईयों के अंदर तो हमारे पास क्या होती है लाइफ होती है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा लिख देता हूँ प्रेजेंट, कईयों के अंदर तो हमारे पास क्या होती है लाइफ प्रेजेंट होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
ठीक। और कईयों के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लाइफ नहीं होती, लाइफ एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट भी मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स क्या होती है हमारे पास? जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। और जो लिविंग थिंग्स होती है हमारे पास, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल होगा, सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? प्रेजेंट का। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट, और इसका मतलब होता है एब्सेंट। माइनस का साइन लिखता हूँ तो एब्सेंट। ठीक है, तो सेल प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, और कॉन्शियसनेस होती है। ठीक, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारे पास लाइफ होगी, यानी वो क्या होंगे हमारे पास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो जाती है, या तो सेल नहीं है, या मेटाबॉलिज्म नहीं है, या फिर हमारे पास क्या है? सेल नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, या कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस को रहने दो, है ना। कॉन्शियसनेस एक्चुअल में एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, कॉन्शियसनेस को रहने दो, चाहे लिख भी सकते हो वैसे कॉन्शियसनेस, क्योंकि मेन तो ऊपर वाली दो ही होती है, मेटाबॉलिज्म और सेल। ठीक है, डेफिनेशन जो मैंने एक तरीके से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जो एक स्टेटमेंट लिखी थी उसके अंदर भी मैंने सिर्फ मेटाबॉलिज्म को लिखा था और सेल को लिखा था, है ना। कॉन्शियसनेस एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में उतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सेल के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, जो हम साइंटिफिक डेफिनेशन बोल रहे हैं लाइफ की, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, सॉरी डेफिनेशन नहीं, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं लाइफ की, उसमें क्या होता है कि हम इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, सेल के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, कॉन्शियसनेस के बारे में उतनी बात नहीं करते, पर एक तरीके से आप लिख सकते हो कि इनके अंदर कॉन्शियसनेस भी एब्सेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, मेटाबॉलिज्म भी प्रेजेंट होगा, केमिकल रिएक्शंस चलते रहेंगे, कॉन्शियसनेस हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो अपने एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। जबकि हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल एब्सेंट होगा, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होगा, या फिर हमारे पास कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगा। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक तीसरी तरीके की चीज़ भी हमारे यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है, जो ना तो लिविंग के अंदर आती है ना ही नॉन लिविंग के अंदर आती है, उसे बोलते हैं वायरस। वायरस, ठीक है, जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस भी एक वायरस है ना। तो दो तरीके के दो तरीके की चीज़ें थी, लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन एक तीसरी तरीके की चीज़ आ गई जो क्या करती है, कई कंडीशंस में तो लिविंग की तरह बिहेव करती है और कई कंडीशंस में हमारे पास क्या करती है? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करती है। समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मेरी बॉडी, जब तक तो मेरी वायरस जो हमारे पास मेरी बॉडी से बाहर रहेगा, मेरी बॉडी से क्या करेगा? बाहर रहेगा, तब तक तो ये क्या करेगा? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर आप चाहे इसे टेम्परेचर दे दो हमारे पास, चाहे इसे ठंडा कर दो, मतलब गर्म कर दो, चाहे ठंडा कर दो, हमारे पास इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कॉन्शियस नहीं है, सेल तो है ही नहीं हमारे पास, ये बिल्कुल भी मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहे होंगे इसके अंदर, तब तो क्या करेगा हमारे पास इसके अंदर, सॉरी केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रहे होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा होगा, तब तक तो ये क्या करेगा हमारे पास, जब तक हमारी बॉडी के बाहर है तब तक तो क्या करेगा? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो अचानक से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो जाएगा, और मेरे सेल को ये क्या करेगा? अपने सेल की तरह हमारे पास चलाना शुरू कर देगा। यानी अल्टीमेटली मेरे सेल को क्या करेगा? अपना सेल बना लेगा, अपने एक तरीके से क्या करेगा? अपने कंट्रोल में ले लेगा, यानी अपना सेल बना लेगा, है ना। इसका बेसिकली खुद का सेल हमारे पास बना लेगा, मेरे सेल को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। यानी कि हमारे पास क्या करेगा? लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो कई कंडीशंस में जब तक ये मेरी बॉडी के बाहर है तो क्या कर रहा है? नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन कई कंडीशंस में जब ये मेरी बॉडी के अंदर है तो क्या कर रहा है? हमारे पास लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वायरसेस क्या होते हैं? ये कभी कभी तो हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लाइफ नहीं है, एब्सेंट है। और कई कंडीशन में ऐसी शो करेगा कि हमारे पास ये लाइफ, इसके अंदर हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। लाइफ क्या हमारे पास प्रेजेंट है, दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करता है, प्रेजेंट की भी, एब्सेंट की भी। तो हम क्या बोलते हैं कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं हमारे पास, किसकी? लाइफ की, बॉर्डर लाइन पर होते हैं लाइफ की। ठीक है, जैसे मान लो एक कंट्री है, दो कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर ये हमारे पास है। और जब भी कोई चीज़ बॉर्डर पर होती है तो हम क्या बोलते हैं
कि ना तो ये इस कंट्री की है, ना ये हमारे पास इस कंट्री की है, बॉर्डर पे। ऐसे ही वायरसेस जो होते हैं वो लाइफ की क्या होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं। वो ना तो लिविंग की तरफ जाते हैं, ना नॉन लिविंग की तरफ जाते हैं। वायरसेस क्या होते हैं हमारे पास, बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑन बॉर्डर लाइन, ठीक है। यहाँ पर से मैं, ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैंने आपकी लाइफ को बताया, लाइफ के बारे में बताया, लाइफ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करा, लाइफ की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया लाइफ के बाद कि लाइफ हमारे पास जो हमारे यूनिवर्स के अंदर चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, 2 में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग में और नॉन लिविंग में, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास, जैसे कि वायरस, जो क्या करते हैं हमारे पास, कभी कभी तो लाइफ उनके अंदर होती है ऐसा शो करते हैं, कभी कभी ऐसा शो करते हैं कि वो हमारे पास क्या उनके अंदर लाइफ नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस को, है ना, ऐसे सिर्फ अभी तक वायरसेस ही होते हैं। तो वायरसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इसे एक बार नोट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं अब। और डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को जब मैं डिस्कस करूँगा तभी आपको समझ में आएगा कि जो हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, है ना, पढ़ी तो खैर नहीं है अभी, लेकिन सिर्फ मैंने नाम लिए थे कि वही 4 प्रोसेसेस ही लाइफ के अंदर क्यों आती है। वही 4 जो प्रोसेसेस हैं वो कंडीशंस को फिल करती हैं जो हमारे पास लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। क्यों, इस क्वेश्चन का आंसर अगले हमारे पास एक तरीके से टॉपिक में मिलेगा जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने पिछला पढ़ा है उसके बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछला हमने क्या पढ़ा है, पिछला हमने पढ़ा है कि लाइफ के बारे में। लाइफ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर प्रेजेंट होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, जैसे कि स्मेल करना, एक तरीके से ईट करना, फील करना, थिंक करना। लेकिन इसे हमारे पास डिफाइन करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ना, या फिर कह लो बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना, ठीक है। लेकिन इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं अगर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को इसकी समझ लें अच्छे से। सबसे पहली सेल होना, दूसरी चीज़ हमारे पास मेटाबॉलिज्म होना, तीसरी चीज़ हमारे पास कॉन्शियसनेस होना, है ना। तो जो पहली 2 प्रॉपर्टीज़ थी वो तो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, 12th क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है वहाँ पर, है ना, सॉरी लिविंग वर्ल्ड नहीं, क्लास 11th के अंदर करते हैं ना, 12th के अंदर नहीं, 11th के अंदर करते हैं, जहाँ पर हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th का, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ करते हैं उस थर्ड वाली प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे पास क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ हम उस तीसरी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सेल को और मेटाबॉलिज्म को। और ज़्यादा किसको डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना अगला टॉपिक मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। अच्छा हम सॉरी रिवाइज कर रहे थे ना, हाँ। तो मेटाबॉलिज्म के बाद मैंने क्या समझाया था, कॉन्शियसनेस, ये 3 प्रॉपर्टीज समझाई थी। और उसके बाद मैंने क्या समझाया था कि हमने चीज़ों को, हमारे पास जो यूनिवर्स के अंदर चीज़ें हैं उन्हें क्या करा है, लिविंग के अंदर डिवाइड करा है, नॉन लिविंग के अंदर करा है। और जो तीसरी चीज़ें हैं वो हमारे पास वायरसेस, जो कि बॉर्डर लाइन पर आते हैं, ठीक है, ना तो वो लिविंग के अंदर आते हैं और ना वो हमारे पास नॉन लिविंग के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म उसके बारे में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है ना वो सेल्स की बनी होती है, जैसे कि मैंने बार बार बोला सेल्स की बनी होती है। आपने पढ़ा भी होगा हमारे पास बायोलॉजी के अंदर कि हमारी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। बहुत सारे हमारे पास सेल्स की बनी होती है। तो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। और ये सेल हमारे पास किसका बना होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। बहुत सारे किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का, जो मैं बोल सकता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स का। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन्स, है ना, जिनके भाई जिम वगैरह जाते होंगे उन्होंने तो सुना होगा प्रोटीन्स, ठीक है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बोलते हैं इसे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मिनरल्स, H2O, है ना, H2O, ये क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से ये सारे तो हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। H2O बायोमॉलिक्यूल नहीं में, बायोमॉलिक्यूल में हमारे पास नहीं आता, है ना। ये बायोमॉलिक्यूल में हमारे पास एक तरीके से नहीं आता। ये हमारे पास एक तरीके से एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, बायोमॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास नहीं आता, इनऑर्गेनिक चीज़ है,
ठीक है। तो होता है क्या हमारे पास कि मैंने क्या बताया कि हमारे पास क्या होता है कि सेल जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है सेल, और ये सेल किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। बहुत सारे किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जैसे कि फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, कार्ब्स, मिनरल्स, H2 है ना, इन सब का बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है। और ये जो प्रोटीन, ये सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिग्रेड होते रहते हैं। डिग्रेड मतलब टूटते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, है ना। हर एक चीज़ जो होती है बेसिकली यूनिवर्स में कुछ समय के बाद टूटना शुरू कर देती है। ऐसे ये सब चीज़ें भी होती हैं। बदलते नेचर के साथ ये क्या होती रहती हैं, बदलते एनवायरनमेंट के साथ ये क्या होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। यानी कुछ समय के बाद ये क्या करती है, टूटना शुरू कर देती हैं। सेल किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ समय के बाद टूटना शुरू कर देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ समय के बाद ब्रेक होना शुरू कर देते हैं, ब्रेक होना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ना, मैं बायोमोलिक्यूल्स को रेज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, कुछ तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, कुछ नहीं है। ठीक है ना। कुछ हमारे पास क्या है, एक तरीके से इनऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे H2O इनऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स, और मैंने क्या लिखा मॉलिक्यूल्स के बाद कि ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली ब्रेक होता रहता है। ठीक है। क्या होता रहता है हमारे पास, कंटिन्यूसली ब्रेक। सेल है, सेल किसका बना है, मॉलिक्यूल्स का, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं, कंटिन्यूसली टूटते रहते हैं, है ना। और होगा क्या कि अगर ये मॉलिक्यूल्स टूटते रहेंगे तो सेल टूट जाएगा। ठीक है। इसे ऐसे समझो कि सेल आपका घर है और आपका घर बना हुआ है ईंटों का, और आपकी ईंटें जो है वो बेसिकली यहाँ पास क्या कर रही है, समय समय पर टूटती जा रही हैं। तो अगर सारी ईंटें टूटती जाएंगी तो आपका घर भी तो टूट जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर टूटते रहेंगे, मॉलिक्यूल्स को मैंने ईंट जैसी शेप दी है ना, तो ये ईंटें अगर जो है हमारे पास टूटती रहेंगी तो हमारा घर जो सेल है वो भी तो टूट जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो सेल भी टूट जाएगा और अल्टीमेटली लाइफ खत्म हो जाएगी। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं ना बार बार हमारे पास, ताकि हमारा ये घर टूटे ना, इसलिए होता क्या है, ये हमारे पास जो सेल है वो टूटे ना, लाइफ खत्म ना हो जाए, इसके लिए होता क्या है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, ये क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं हमारे पास, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल टूट रहे हैं और इन्हें रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स बनते भी जा रहे हैं, है ना, टूटते भी जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे सेल को, हमारी लाइफ को, ठीक है ना, सेल को हमारे पास कुछ नहीं होता और अल्टीमेटली लाइफ को भी हमारे पास कुछ नहीं होता। लाइफ सस्टेन हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, लाइफ सस्टेन होती है, चलती रहती है। दोबारा समझाता हूँ। सेल है, सेल किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली टूटते रहते हैं हमारे पास, कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और क्योंकि अगर ये टूट जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल भी टूट जाएगा और अल्टीमेटली लाइफ खत्म हो जाएगी। मैंने बताया था अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया सेल्स का या मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, बॉलिज्म का, तो हमारे पास अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हो गई तो हमारे पास लाइफ नहीं बचेगी। तो अगर सेल टूट गया तो लाइफ भी नहीं बचेगी, लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो लाइफ क्या करती है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमारे पास क्या करती रहती है, कॉन्टीन्यूसली इन मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फॉर्मेशन करती रहती है। कॉन्टीन्यूसली क्या करती रहती है, हमारे पास फॉर्मेशन करती रहती है। आया बस समझ, ठीक है ना, ताकि हमारे पास हमारे सेल को कुछ ना हो, कॉन्टीन्यूसली क्या करिए, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करिए ताकि हमारे सेल्स को कुछ भी ना हो, हमारे पास जो सेल्स हैं उनको कुछ भी ना हो, अल्टीमेटली लाइफ को कुछ भी ना हो। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जैसे टूट रहा है, जब ये टूटता है तो भी हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन से टूटता है। ठीक है। तो टूटने वाले रिएक्शन को भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और जब ये बनता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से टूट रहे हैं, बन रहे हैं, वो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन से ही बन रहे हैं। आई बात समझ। और इन सभी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मैं दोबारा समझाता हूँ। सेल्स है, सेल्स किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली टूटते रहते हैं, पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बार बार इन मॉलिक्यूल्स को बनाती रहती है, ताकि अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहे, लाइफ सस्टेन रहे, लाइफ हमारे पास चलती रहे। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से टूटते हैं, जब ये टूटते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब ये बनते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है। इन सभी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मेटाबॉलिज्म हमारे पास होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल दी केमिकल reactions occurring in
अकरिंग इन सेल्स, है ना, सेल्स लिख दो या बॉडी लिख दो, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल आर कॉल्ड बेसिकली यहाँ पर मेटाबॉलिज्म। सभी के सभी को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे जितने भी इंसान हैं उनका हर एक का अलग नाम होगा, ठीक है, ऐसे जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सभी का अलग अलग नाम होगा। किसी का नाम हमारे पास एक तरीके से डाइजेशन होगा, किसी का नाम एब्जॉर्प्शन होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है, लेकिन हम उन सबको क्या कर देते हैं, इकट्ठा करके क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे इंसान है ना, इंसानों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम उन सबको क्या बोल देते हैं, इंसानों को, जिनके अलग अलग नाम है उन्हें इकट्ठा करके क्या बोल देते हैं कि सभी के सभी इंसान हैं। ऐसे जितने भी डिफरेंट नेम के हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इकट्ठा करके कि सभी के सभी क्या हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। क्या हमारे पास मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन से टूट रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं, और इन सभी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, मेटाबॉलिज्म। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये टूटने, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइकिल बन गई, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और हमारे पास दोबारा बन रहे हैं, टूट रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं, टूट रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं, तो एक साइकिल फॉर्म होगी, है ना। क्या हो गई हमारे पास, एक तरीके से एक साइकिल फॉर्म होगी, टूटने की, बनने की, टूटने की, बनने की, एक चक्र बन गया, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, एक साइकिल बन गई। जैसे हम बोलते हैं कि जीवन का और मृत्यु का एक चक्र होता है कि बढ़ते हैं, दोबारा जिंदा होते हैं, मरते हैं, दोबारा जिंदा होते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारे पास एक तरीके से एक साइकिल बन गई। मॉलिक्यूल्स भी मर रहे हैं, दोबारा जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, दोबारा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक हो रहे हैं, दोबारा फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ एक साइकिल बन गई। और होता क्या है, यहाँ पर क्या बन गई, एक साइकिल बन गई। और होता क्या है कि कभी भी कोई साइकिल फॉर्म होती है ना, तो साइकिल को चलाते रहने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपको बाइक चलानी है ना, आपको क्या करना है, बाइक चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है। तो होता क्या है, जब आप मोटरसाइकिल को चलाते हो तो उसके अंदर आपको एक फ्यूल डालना पड़ता है ना, पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, जो भी इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। कार चला रहे हो तो डीजल डालते हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो पेट्रोल डालते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से फ्यूल डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, फ्यूल। और वो फ्यूल किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, जो क्या करता है, उसे चलाने के लिए हमारे पास हेल्प करता है। ऐसे ये जो साइकिल चल रही है हमारे पास, ठीक है, ये मोटरसाइकिल जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल नहीं है ये, लेकिन ये भी हमारे पास एक तरीके से एक साइकिल है, ठीक है ना। हम इसे बोल सकते हो एक तरीके से मेटाबॉलिक साइकिल बोल सकते हो, है ना, मेटाबॉलिक साइकिल बोल सकते हो। तो ये जो साइकिल है, इसे चलाने के लिए क्या होता है, हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी से देनी पड़ती है। जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से, फूड से। वो आती कहाँ है हमारे पास, फूड से। वो आती कहाँ है हमारे पास, फूड से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास क्या है, लाइफ को चलाने के लिए इस साइकिल का चलना हमारे पास ज़रूरी है। जब तक ये साइकिल नहीं चलेगी तब तक सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक तरीके से अपनी स्टेट में नहीं रह पाएंगे। सेल्स को मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे तो लाइफ नहीं सस्टेन रह पाएगी, ठीक है। तो लाइफ को चलाते रहने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स दोबारा बनते हैं, दोबारा टूटते हैं, दोबारा बनते हैं, यानी एक साइकिल फॉर्म हो जाती है जो हमारे पास क्या करती है, लाइफ को सस्टेन करती है, लाइफ को चलाती रहती है। और लाइफ को चलाते रहने के लिए हमारे पास इस साइकिल का रन होना ज़रूरी है, साइकिल का चलना ज़रूरी है। और ये साइकिल हमारे पास कौन चलाता है, हमारे पास साइकिल को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी। हमारे पास क्या ज़रूरी है, एनर्जी। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे पास ये साइकिल ज़रूरी है, लाइफ को चलाते रहने के लिए साइकिल ज़रूरी है, ठीक है ना। टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये साइकिल ज़रूरी है, ये साइकिल का चलना ज़रूरी है। और अगर ये साइकिल को मुझे चलाना है तो मुझे इस एनर्जी को देना पड़ेगा। और अगर मुझे इस एनर्जी को देना है तो ठीक है ना, मतलब इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास फूड, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ कि जैसे मुझे मोटरसाइकिल को चलाना है तो मोटरसाइकिल में क्या करता हूँ मैं, हमारे पास फ्यूल डालता हूँ, फ्यूल का मतलब पेट्रोल डालता हूँ, ठीक है। वो पेट्रोल क्या करता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से साइकिल चलती है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलती है। और मोटरसाइकिल चलती है बेसिकली यहाँ पास, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हमारे पास चलना शुरू हो जाती है हमारे पास अल्टीमेटली इस एनर्जी का यूज़ करके। ऐसी हमारी जो लाइफ है वो कैसे चलती है, हम फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड से एनर्जी बनती है, वो एनर्जी क्या करती है, इस साइकिल को रन करती है। और ये साइकिल क्या करती है, हमारे पास
लाइफ को सस्टेन रखती है। यानी अगर मुझे लाइफ को सस्टेन रखना है, लाइफ को चलाते रहना है, तो मुझे कॉन्टीन्यूस एनर्जी हमारे पास उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कॉन्टीन्यूस एनर्जी, मतलब बार बार उसे हमारे पास एनर्जी देनी पड़ती है, बार बार फूड देना पड़ता है, जिसकी वजह से साइकिल चलती रहे और हमारे पास लाइफ सस्टेन रहे, है ना। लाइफ क्या रहे हमारे पास? सस्टेन रहे। तो मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा क्या है कि लाइफ, जैसे मैंने कहा, लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? टू सस्टेन लाइफ मेटाबॉलिक साइकिल, जो मैंने पीछे मेटाबॉलिक साइकिल बनाई थी, साइकिल है ना, मैं इसको मेटाबॉलिक साइकिल ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर एक साइकिल थी, बस साइकिल बोलना अजीब लग रहा था, तो मैंने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक साइकिल। मेटाबॉलिक साइकिल का रन होना ज़रूरी है ना। रनिंग ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल ज़रूरी है, और इसको चलाने के लिए ज़रूरी है हमारे पास एनर्जी, जो कि आती है हमारे पास फूड से, ठीक है। यानी अगर मैं फूड से एनर्जी को हासिल कर पाऊँ, है ना, कुछ भी करके, क्योंकि मुझे तो एनर्जी चाहिए, है ना, मुझे एनर्जी चाहिए जो इस मेटाबॉलिक साइकिल को चलाएगी और जो अल्टीमेटली हमारे पास क्या करेगी? लाइफ को चलाती रहेगी, है ना, लाइफ को हमारे पास एक तरीके से सस्टेन रखेगी। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक ऐसी प्रोसेस चाहिए जो फूड से एनर्जी हमारे पास क्या कर सके? हासिल कर सके। फूड से क्या बना सके? हमारे पास एनर्जी बना सके। फूड तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन एनर्जी नहीं है ना। एनर्जी मेरे पास, पेट्रोल तो अवेलेबल है, लेकिन पेट्रोल से मैं एनर्जी कैसे बनाऊंगा? जलाकर। तो यहाँ पर अभी क्या चाहिए? हमारे पास एक प्रोसेस चाहिए जो इस फूड से, इस एनर्जी में हमारे पास क्या कर सके? इस फूड को हमारे पास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सके। और एनर्जी क्या करेगी? हमारे पास एक तरीके से इस साइकिल को हमारे पास रन करेगी और अल्टीमेटली लाइफ चलती रहेगी। यानी लाइफ को चलाते रहने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है? इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है ना। फूड को हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है, और उन्हीं सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जो इस एनर्जी को हमारे पास हासिल करने का काम करती हैं, है ना, हमें इस एनर्जी को हासिल करने में हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है हमारे पास? लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास क्या होती हैं? ऑल दोज प्रोसेसेस, ये मैंने पहले भी लिखी थी डेफिनेशन, ऑल दोज processes which helps to sustain लाइफ को सस्टेन करने में, लाइफ को चलाते रहने के लिए हमारे पास क्या जो हमारे पास क्या करती है? लाइफ को चलाते रहने में हमारे पास क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ को चलाते रहने के लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी। तो अल्टीमेटली वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे पास क्या करती हैं? इस एनर्जी को हमें हासिल करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि लाइफ को चलाते रहने के लिए ज़रूरी है एनर्जी, है ना। लाइफ को चलाते रहने के लिए, सस्टेन लाइफ करने के लिए मेटाबॉलिक साइकिल का रन होना ज़रूरी है, और मेटाबॉलिक साइकिल को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वो सभी प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है, यानी कि हमारे पास एनर्जी को हासिल करने में हेल्प करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास? लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हमारे पास प्रोसेसेस क्या करेंगी? इस फूड से, क्योंकि फूड अवेलेबल है, हमारे पास क्या करेंगे? इस फूड से एनर्जी को निकाल के देंगी हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास? लाइफ प्रोसेसेस। और वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले इतना नोट करो कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या? वो सारी प्रोसेसेस जो हमें क्या करेंगी? लाइफ को सस्टेन करेंगी, यानी एनर्जी निकाल के देंगी इस फूड से, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास? एक तरीके से लाइफ प्रोसेसेस। और इस फूड से एनर्जी कैसे बनती है अभी मैं आगे बताऊंगा, है ना, और उस प्रोसेस को भी बताऊंगा कि फूड से एनर्जी कैसे बनती है, ठीक है। तो अभी इतना नोट करो कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं? वो सारी प्रोसेसेस जो लाइफ सस्टेन करती हैं लाइफ को, यानी कि हमारे पास क्या करती हैं? सस्टेन करती है लाइफ को, मतलब हमारे पास क्या करती हैं? एनर्जी को हासिल करने में हेल्प करती है हमारे पास। जो हमारे पास एनर्जी नीड है, हमारे पास हमारी जो एनर्जी की नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करती है, उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास? एक तरीके से लाइफ प्रोसेसेस। और वो कैसे हमारे पास जो फूड है लाइफ में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इरेज कर देता हूँ, इसे नोट कर लिया होगा। तो बात करते हैं कि फूड से हमारे पास एनर्जी, पहली बात, बनती कैसे है ना। फूड से हमारे पास एनर्जी बनती कैसे है? कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास फूड से एनर्जी बनाने में हमारे पास हेल्प करती हैं? क्योंकि वही सारी प्रोसेसेस लाइफ होंगी। मैंने अभी भी समझा दिया कि
जो भी प्रोसेसेस हमें क्या करेंगी, उस एनर्जी को हासिल करने में हेल्प करेंगी, उस एनर्जी को ला के देंगी जो हमारे पास लाइफ को चलाएगी, वही सभी हमारे पास क्या हो जाएंगी, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना, वही सब क्या हो जाएंगे हमारे पास एक तरीके से लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि वो लाइफ को चलाने में हेल्प कर रही है एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है, वही सब क्या हो जाएंगे हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो एनर्जी को हमें ला कर देंगे, है ना, फूड से एनर्जी को हमारे पास निचोड़ के देंगी, ला के देंगी, है ना। तो वो कौन कौन सी होती हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। इस पेड़ के थ्रू, इस पेड़ को अपना फूड मान लो, इस पेड़ को हमारे पास क्या कर लो, अपना फूड मान लो। ठीक है, अपना फूड मान लो। अब मुझे इस पेड़ से क्या करना है, हमारे पास एनर्जी को हासिल करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जितनी भी प्रोसेसेस एनर्जी को हासिल करने में हमारी हेल्प करती है वो लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो अगर मुझे लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारे पास इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके देखूंगा, और वो कैसे समझाऊंगा, इस पेड़ के थ्रू। मान लो ये पेड़ आपका फूड है, अब इसे क्या करना है, आपको एनर्जी हासिल करनी है। ठीक है, एनर्जी कैसे करनी है, हमारे पास हासिल करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे फैक्ट्री में लेकर आऊँगा। क्या करूँगा, हमारे पास एक फैक्ट्री के अंदर लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं इसके टुकड़े करूँगा। ठीक है, अब बात आती है कि टुकड़े क्यों करने हैं, ऐसे ही हमारे पास एनर्जी को हम हासिल क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सिंपल है कि मान लो आप एक लकड़ी के टुकड़े को जलाओ और बारूद को जलाओ, तो कौन सी चीज़ जो है हमारे पास आपको एक तरीके से अच्छे से जल जाएगी। तो जवाब है बेसिकली यहाँ पास बारूद हमारे पास अच्छे से जल जाएगा, पूरी एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, अच्छे से जल भी जाएगा हमारे पास। लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या करेगा, अच्छे से ना तो जलेगा ना तो हमारे पास पूरी एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो अगर मुझे पूरी एनर्जी किसी चीज़ से हासिल करनी है तो मैं क्या करता हूँ, उसे हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये पेड़ क्या थी, बड़ी चीज़ थी। मुझे अगर पूरी एनर्जी को हासिल करना है तो मैंने क्या करा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ करा, फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। अब होगा क्या कि ये लकड़ी फैक्ट्री के अंदर है, एनर्जी मुझे कहाँ लेकर आनी है, घर में। चूल्हा मुझे कहाँ जलाना है, घर में। ठीक है, चूल्हा मुझे कहाँ जलाना है, आग कहाँ जलानी है, घर में। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्ट्री के अंदर लकड़ पड़ी है इसे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ट्रक में लोड करके घर तक लेकर आना पड़ेगा। ये एनर्जी तो मुझे घर में हासिल करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हुआ, ये फैक्ट्री के अंदर लकड़ पड़ी थी, मैंने क्या करा, इसे ट्रक में लोड करा, घर तक लेकर आया, क्योंकि इसकी ज़रूरत कहाँ पर है, घर में, है ना। एनर्जी हमें जो निकालनी है इस पेड़ की, पेड़ से जो बेसिकली हमारे पास ये पेड़ जो हमारा फ्यूल है, ये लकड़ी जो हमारे पास हमारी फ्यूल बन गई, सॉरी, पेड़ हमारा क्या था, फूड था, इससे मुझे एनर्जी को हासिल करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, फैक्ट्री के अंदर हमारे पास इस फ्यूल को बना लिया, लकड़ी को हमारे पास छोटा कर लिया ताकि मैं इस एनर्जी को हासिल कर सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसे ट्रक के अंदर लोड करूँगा, घर पे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर है, हमारे पास घर के अंदर है ना। एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर है, घर के अंदर। मैं इसे घर में ले आया। अब क्या करूँगा, मैं इसे आग से हमारे पास क्या करूँगा, जला दूँगा। आग से क्या करूँगा, इसे जला दूँगा, और जैसे ही जला दूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, एनर्जी, है ना। जल जाएगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। उस एनर्जी को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, मेटाबॉलिक साइकिल को रन करने में, मेटाबॉलिक साइकिल को रन करने में। जिससे बोल रहा था ना ब्रेक और फॉर्म की साइकिल, उसे रन करने में मैं इस एनर्जी का यूज़ कर लूँगा। और नीचे क्या बच जाएगी हमारे पास, राख। और राख का हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से समझाता हूँ कि हुआ क्या है कि मेरे पास पेड़ था, मुझे पेड़ से क्या करना है, हमारे पास अपने घर के अंदर आग जलानी है। आग जलाना मतलब उसे एनर्जी हासिल करना। इस पेड़ से, जिसे हमने फूड बोला, मुझे एनर्जी हासिल करनी है, यानी आग जलानी है। तो अब मैं इसे कैसे आग को बेसिकली यहाँ पर जलाऊंगा, सबसे पहले इसके मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे टुकड़े करूँगा फैक्ट्री के अंदर। छोटे छोटे टुकड़े करने ज़रूरी क्यों है, क्योंकि छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे, आसानी से जल जाएंगे, आसानी से हमें पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर, फैक्ट्री में। ज़रूरत कहाँ पर है, घर में। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीके से उन्हें ट्रक में लोड करूँगा, ट्रांसपोर्ट करूँगा अपने घर के अंदर। घर के अंदर मैं ले आया। अब क्या करूँगा, उसको बेसिकली यहाँ पर जला दूँगा। जलाने से क्या हो जाएगा, मुझे एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी तो मैं उसे क्या करूँगा, वहाँ पास इस साइकिल के अंदर यूज़ कर लूँगा, जो मुझे चलाना था। ठीक है ना, उसे मैं क्या कर लूँगा, वहाँ पास यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। जो मैं बोल रहा था ना कि मेटाबॉलिक साइकिल के अंदर हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस मेटाबॉलिक साइकिल को हमारे पास क्या कर दूँगा, वो एनर्जी दे दूँगा, उसको वहाँ पर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और बाकी जो राख बची उसे क्या कर दूँगा, फेंक दूँगा। हमारी बॉडी भी क्या करती है, सेम यही चीज़ करती है। हमारी बॉडी भी क्या करती है, सेम यही चीज़ करती है एनर्जी को हासिल करने के लिए। सबसे पहले हमारी बॉडी में होता क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर होता क्या कि जो फूड है इसको हमारे पास क्या करा जाता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, और ये डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम
ठीक है। लेकिन होता क्या है कि पेड़ को हमारे पास, जो मैंने पेड़ बोला था, ऐसे हमारे फूड को क्या करा जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करा जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जैसे मैंने इसे ट्रांसपोर्ट करा हमारे पास घर के अंदर, ऐसे होता क्या है कि जो मेरे पास फूड एब्जॉर्ब हुआ, मान लो कि मेरे पास क्या हुआ, फूड इस पेट के हमारे पास अंदर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। वैसे तो पेट में नहीं होता, कहीं और होता है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास इंटेस्टाइन है, या इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास फूड एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारे पास यहाँ पर किसी और ऑर्गन को है, हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी और ऑर्गन को है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस फूड का यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस ऑर्गन तक। दोबारा समझो कि फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, लेकिन उसकी ज़रूरत तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को होती है, ब्रेन को होती है, पैरों को होती है, हाथों को होती है। तो वहाँ से क्या होता है, जो फूड इंटेस्टाइन से हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचता है। किस प्रोसेस से पहुँचता है, ट्रांसपोर्टेशन से। जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि फैक्ट्री के अंदर लक्कड़ पड़ी है, लेकिन ज़रूरत कहाँ पर है, हमारे पास घर पर। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, फूड एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन में, लेकिन ज़रूरत कहाँ पर है, घर पर, यानी ऑर्गन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। फूड को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी जो प्रोसेस होती है फूड को हासिल करने के लिए, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। फूड को हासिल करने के लिए जो दूसरी प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास फूड एब्जॉर्ब हुआ, जहाँ पर हमारे पास फूड एब्जॉर्ब हुआ, जहाँ पर वो एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से क्या करते हैं, जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सोर्स, जहाँ पर चीज़ बनी, और इसे बोलते हैं सिंक। सोर्स से क्या करते हैं, हमारे पास सिंक तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। जहाँ बनी चीज़, जहाँ पर फूड एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से क्या करते हैं, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। पेट में एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन ज़रूरत कहाँ पर है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास फूड को हासिल करने के लिए पहली प्रोसेस कौन सी होती है, डाइजेशन, ठीक है ना। और एक्चुअल में डाइजेशन क्या होता है, हमारे पास एक दूसरी प्रोसेस, न्यूट्रिशन, इसके अंदर आता है। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि जो पहली प्रोसेस होती है ना वो न्यूट्रिशन होती है ना। डाइजेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर ही आती है। तो जो पहली प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसे इतना समझ लो कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन एक ही है अभी के लिए, है ना। बाद में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी के लिए समझ लो कि एक ही चीज़ है। तो पहली चीज़ क्या हो गई हमारे पास, न्यूट्रिशन। दूसरी जो हमारे पास प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरी चीज़ क्या हुई, मैंने इसे जला दिया। जलाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिससे एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है हमारे पास फ्यूल से, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या करा, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जिसे हमने बोला डाइजेशन। अभी के लिए मान लो कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन एक ही चीज़ है। तो पहली प्रोसेस कौन सी हो गई, हमारे पास न्यूट्रिशन। दूसरा क्या करते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक तरीके से हमने लकड़ बनाई, जो हमारे पास हमने छोटे छोटे लकड़ों के टुकड़े बनाए हमारे पास, उसे क्या करेंगे हम अपने घर के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो दूसरी प्रोसेस कौन सी होगी हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा मैंने बताया हम उसे जलाकर हमारे पास एनर्जी हासिल करेंगे। तो इस एनर्जी हासिल करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं रेस्पायरेशन। और बाद में हमारे पास जो राख बच जाती है हम उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो चौथी प्रोसेस होती है वो थी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बचता है उसे क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। दोबारा से इन प्रोसेसेस के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। पहली जो प्रोसेस थी मैंने नाम दिया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास हम फूड को हासिल करते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड। फूड को हासिल इनटेक करने की जो हमारे पास प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है ना। फूड को हासिल करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, न्यूट्रिशन। जो मैंने सबसे पहले क्या करा था, पेड़ से हमारे पास क्या करा था, लकड़ बनाई थी, है ना। इस बड़े सोर्स को हमारे पास क्या करता है, मैंने छोटे सोर्स में कन्वर्ट करा था, फ्यूल बनाया था इससे हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक तरीके से फूड बनाया था, जो हमारी बॉडी को फूड रिक्वायर्ड था मैंने वो बनाया था, फ्यूल बनाया था, है ना। तो ये फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है हमारे पास, फूड बनाने की प्रोसेस होती है, फ्यूल बनाने की प्रोसेस होती है, या इसे बोला हमारे पास कि इनटेक ऑफ फूड जो होता है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, न्यूट्रिशन। फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, वो किसके अंदर आती है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास, इनटेक ऑफ फूड, या फिर हमारे पास इसे लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ
फूड। वैसे तो दोनों लिख सकते हो, लेकिन होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फूड तो प्लांट्स के अंदर होता है और इनटेक ऑफ हमारे पास किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो आपने सुनी होगी, इनटेक ऑफ फूड, ये वाली चीज़ आप पहली बार सुन रहे होगे, फॉर्मेशन ऑफ फूड। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो आप यही चीज़ याद रखना कि इनटेक ऑफ फूड, पर मैंने दूसरी भी चीज़ लिखी है कि फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास, इनटेक ऑफ फूड। जो हमारे पास रो सोर्स है उससे क्या करना हमारे पास, फ्यूल को बनाना, जिस चीज़ को हम एक तरीके से यूज़ करके अपनी एनर्जी को हासिल करेंगे उसे बनाना, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, न्यूट्रिशन। फूड को बनाना हमारे पास, फूड को हासिल करना, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। दूसरी जो हमारे पास प्रोसेस होती है, मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से चीज़ को दूसरी जगह लेकर जाना, जहाँ पर वो बनी उसे वहाँ पर लेकर जाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, उसे वहाँ पर लेकर जाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लो कि पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे पास कहाँ निकलता है, हमारे पास समुद्र के अंदर निकलता है, लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर सिटी के अंदर। तो वहाँ पर से क्या होता है, उस पेट्रोल को निकाल कर सिटी तक लेकर आया जाता है। यहाँ पर सिटी हो गई, ठीक है, सिटी, शहर, इस तक लेकर आया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही फूड क्या होता है, हमारे पास बनता कहीं पर और, सॉरी एब्जॉर्ब कहीं और पर होता है, बनता कहीं और है, और हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स कहीं और होती है, हमारे पास उसकी ज़रूरत कहीं और होती है। तो क्या होता है हमारे पास, जहाँ पर वो बना उसे कहाँ तक लेकर जाया जाता है हमारे पास, जहाँ पर वो उसका हमारे पास एक तरीके से यूज़ होना है। ठीक है, तो सोर्स से हम क्या करते हैं, एक तरीके से सिंक तक इसको लेकर जाते हैं, जहाँ वो बना वहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे इसे, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने क्या कही कि हमारे पास ये घर पर पहुँच गया, अब फिर मैं क्या करूँगा, इसे जला दूँगा, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। फूड मिल गया, फूड से मैंने क्या करा, एनर्जी को हासिल करा, जलाकर उसे क्या करा, एनर्जी को हासिल करा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास, रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस, हाँ ऐसे लिख दो हमारे पास, एनर्जी से फूड से, गलती से लिख दिया मैंने, फूड से जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और चौथी चीज़ जो थी मेरे पास वो कौन सी थी, एक्सक्रीशन। ठीक है, एनर्जी निकालने के बाद मेरे पास राख बच गई थी, उसे मुझे क्या करना था, अपनी घर से बेसिकली बाहर फेंकना था। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब फूड से एनर्जी निकल जाती है तो होता क्या, हमारे पास कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस बचते हैं, उन वेस्ट सब्सटेंसेस के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्सक्रीशन। और ये चारों प्रोसेस किस में हेल्प कर रही है, हमारे पास इस एनर्जी को ऑब्टेन करने में हमारे पास क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, यानी कि लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है। इसलिए इन चारों प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। मैं फिर से समझाता हूँ, सबसे पहले हमने फूड को हासिल करा, फिर वो फूड क्या करेगा, मेरे पास पेट के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो एब्जॉर्ब पेट में हुआ, मान लो उसकी ज़रूरत मेरे हाथ के अंदर है ना, मुझे क्या चाहिए, फूड को हमारे पास मेरे हाथ को क्या चाहिए, फूड चाहिए। इसे क्या करना है, यहाँ पर एनर्जी हासिल करनी है, इसे एनर्जी हासिल करने के लिए फूड चाहिए। एब्जॉर्ब वो पेट में हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वाया ट्रांसपोर्टेशन, वाया ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से वो यहाँ पहुँच गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा। उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी निकल गई, एनर्जी को मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसे क्या करूँगा, यहाँ से एलिमिनेट कर दूँगा, अपनी बॉडी से हमारे पास क्या कर दूँगा, बाहर फेंक दूँगा, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो चार प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो हमें क्या करती है, एनर्जी को हासिल करने में हेल्प करती हैं, है ना। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा पढ़कर आना इन चार प्रोसेसेस के बारे में, हल्का फुल्का, बस इतना ही कि न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेशन क्या हो गया, फूड से एनर्जी को निकालना, एक्सक्रीशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट, हमारे पास क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। सिर्फ इतना पढ़ के आना, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया कि लाइफ प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं, और लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास कितने तरीके की होती हैं, 4 तरीके की, है ना। तो कल हम क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ख़त्म करते हैं। थैंक यू।